वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है और साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये सारा कुछ PDF क्लास नोट्स बिल्कुल फ्री में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों आपका पहला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, जिसमें आपसे पूछा गया है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों बता दें, संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए अनुच्छेद तो 395 अनुच्छेद है और भागों की यदि बात किया जाए तो साथियों 12 भाग है। तो साथियों आप इसे याद रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरे में आपसे पूछा गया साथियों दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च साथियों आपको बता दें 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक 12 मार्च से आरंभ होकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक गांधी जी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून तोड़ने के संबंध में ये कानून साथियों गांधी जी द्वारा चलाया गया था। उन्होंने नमक सत्याग्रह का उल्लंघन करके अपने हाथों से नमक बनाकर समुद्र गुजरात के दांडी में पहुंचकर इस आंदोलन की जो है उल्लंघन किया था। और इसी आंदोलन को साथियों हम लोग सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जो 1930 ईस्वी में हुआ था। चलेंगे साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरे में आपसे पूछा गया है सभी संसदों की मां किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, अर्थात ब्रिटिश की संसद को साथियों सभी संसदों की मां कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए संसद की जो है साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, तो आपको याद रखना है 79। संसद के कितने अंग होते हैं, तो साथियों आपको बता दें 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है साथियों, तो राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में हो जाएगा राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में हो जाएगा लोकसभा। और उसके अलावा साथियों यदि संसद में कितने सदन हैं ये आपसे पूछा जाए कितने सदन साथियों, तो आपको याद रखना है कि संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा साथियों और एक राज्यसभा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई है। तो हिक्केटियस आपको याद रखना है, भूगोल के पिता हिक्केटियस को कहा जाता है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। आपसे पूछा गया साथियों भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा 1926 ईस्वी में साथियों पहली बार भारत में महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर में। आपसे पूछा गया है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका सांगपो नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका जवाब आपको कमेंट जरूर करना है। और सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो आपका तिब्बत में बहने वाली साथियों जो है ब्रह्मपुत्र नदी सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो साथियों यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम को देखते हुए। और इसकी जो संबंध है साथियों समवर्ती सूची की अवधारणा जो है साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आपको ये बात भी याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया साथियों गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा नेपाल को। नेपाल साथियों जो कि भारत का पड़ोसी देश है और यह भारत के उत्तर दिशा की ओर स्थित है। साथियों आपको ये बात भी याद रखनी है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात किया जाए हिमालय पर्वत में स्थित साथियों माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पे है, नेपाल में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। आपको ये बात भी याद होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 के बाद ये 9 नंबर का होना चाहिए था, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया है कि 8 नंबर को रिपीट कर दिया गया है। मगध के उत्थान के लिए आपसे पूछा गया साथियों मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था। तो बिंबिसार आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिंबिसार। इस प्रश्न को साथियों आप अच्छे से याद रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या में पूछा गया है सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। याद रखना है लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का साथियों बंदरगाह नगर के नाम से जाना जाता है। ये लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में स्थित है। गुजरात आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर में आपसे पूछा गया है सम्राट अशोक किसका उत्तरदायी था। तो बिंदुसार का था साथियों।
जो मौर्य वंश का शासक था। और साथियों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बिंदुसार के पिताजी कौन थे, यानी बिंदुसार फिर किसका उत्तराधिकारी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन साथियों, महान सम्राट अशोक। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा 1951। 1951 में साथियों पहली बार संशोधित किया गया था भारतीय संविधान को। ये भी प्रश्न साथियों आपके पीवाईक्यू प्रश्न है, एसएससी एमटीएस के प्रश्नों में आप यदि खोजेंगे पीवाई के प्रश्नों में साथियों, तो ये प्रश्न आपको कई दफा देखने को मिल जाएंगे। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला नंबर है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो साथियों आपको पता ही होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। और सबसे बड़े राज्य की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, राजस्थान हो जाएगा। तो आपको दोनों ही प्रश्न अच्छे से याद रखने हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर में आपसे पूछा गया है प्राथमिक रंग कहलाते हैं, कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग होते हैं, तो साथियों आपको याद रखना है लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, खतरे के संकेत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। खतरे के संकेत के रूप में साथियों लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य काफी अधिक होता है। मापने के लिए कौन सी जो है इकाई सही है, साथियों बहुत अधिक दूरी को मापने के लिए हम लोग जैसे कि अंतरिक्ष की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। इसका जो होता है वैल्यू जो होता है 9.46 इंटू 10⁻⁴ साथियों 15 मीटर होता है। आपको इसे भी याद रखना है, इसका मान कई दफा आपके एग्जाम में पूछा गया है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आपको बता दें साथियों एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तो दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न संख्या दूसरे में आपको कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं। दोस्तों सभी कुछ जानकारी दे दे आपको कि दोस्तों यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 की हुई दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी दोस्तों। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल सदस्य की बात करें तो इसमें कुल सदस्य 15 है दोस्तों। कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य देश है, जिसमें 10 सदस्य दोस्तों अस्थायी होते हैं, 10 सदस्य दोस्तों अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। सदस्य अस्थायी होते हैं, 10 सदस्य दोस्तों अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का होता है, जिसके बाद दोस्तों उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर कोई अन्य देश से शामिल होते हैं। फिर दोस्तों 10 सदस्य लिए जाते हैं, फिर प्रत्येक 2 वर्ष बाद उनको बदल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये 5 सदस्य देश अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। तो कौन है वो 5 देश दोस्तों, आप उसे भी जान लीजिए दोस्तों। सबसे पहले यदि बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य की, तो हो जाएगा आपका अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रूस भी आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी देश है दोस्तों। उसके बाद चीन आपका तीसरा नंबर पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रूस, चीन, ब्रिटेन भी बोल सकते हैं आप, एक ब्रिटेन भी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता की मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर का देश हो जाएगा दोस्तों आपका फ्रांस दोस्तों। तो 5वां नंबर का देश हो जाएगा दोस्तों आपका फ्रांस। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। ठीक है दोस्तों, 5 सदस्यों को आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसे समझ भी सकते हैं। वीडियो को रिपीटेड देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या तीसरा है आपका। तो दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरा में आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल दोस्तों वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले कब हुई। दोस्तों आपको बेसिक से सारे कुछ बताया जाता है ताकि आपका प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए आपसे ना छूटे। सबसे पहले दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई 1921 ईस्वी में हुई। कब हुई दोस्तों, 1921 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता की बात करें तो दयाराम साहनी। कौन दोस्तों, दयाराम साहनी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, हम
कोशिश करते हैं कि आपको लिखवा भी दे ताकि आप समझ सके प्रश्न को। यदि देख के आप दोस्तों पढ़ते हैं तो आपको जल्दी से याद हो जाता है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, कब की थी दोस्तों? 1921 ईस्वी में, सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगर, जहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा स्नानघाट भी प्राप्त हुआ है, तो वो था मोहनजोदड़ो। कौन सा जगह है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। ये काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। जितना हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न नहीं आते हैं, उससे ज्यादा उसका एक स्थान जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको बात पूछा जाए दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो आपको बता दें 1922 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी। कौन दोस्तों? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो में ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघाट स्थित है। उसके बाद दोस्तों अन्य घाट भी मोहनजोदड़ो में स्थित है। तो आपको प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? आपको बता दें कि जब इसकी खोज हुई थी तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पूरा भारत में और उसके आसपास अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता था। लेकिन दोस्तों जब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दोस्तों पाकिस्तान भारत से विभाजित होकर एक अलग देश बन गया, तो सिंधु घाटी का एक स्थान दोस्तों, वह स्थान काफी इंपॉर्टेंट है और जिसके नाम से उस सभ्यता को भी जाना जाता है। हड़प्पा जो स्थान है दोस्तों आपका वर्तमान समय में पाकिस्तान देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको बेसिक से सभी कुछ जानकारी समझ में आई होगी। विस्तार से जानने के लिए दोस्तों हमारे द्वारा एक टॉपिक वाइज दोस्तों आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आपको एक बेसिक टॉपिक से लेकर दोस्तों उसके सारा कुछ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब कुछ छोटा से लेकर बड़ा चीज तक आप बेसिक से जाने, उसके लिए दोस्तों जहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप जाके कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बेसिक टॉपिक नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें सभी कुछ जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के से रिलेटेड है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ भी प्रश्न उसके अलावा नहीं पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप जरूर देख लीजिए उस वीडियो को, यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रश्नों को हल हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सभी प्रश्नों को हल किया गया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या चौथा है आपका शाहनामा। शाहनामा जो कि एक पुस्तक है दोस्तों, किसकी कृति है, किसकी रचना है, अर्थात इसके लेखक कौन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो फिरदौसी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हिस्ट्री का यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपका। प्रश्न संख्या 5 में देख सकते हैं दोस्तों, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अकबर, महान शासक जो हुए अकबर, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? तो आपको बता दें 1582 ईस्वी। 1582 ईस्वी में महान शासक दोस्तों, मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर ने दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, या यूं कहें कि शुरुआत की थी। दोस्तों आपको बता दें अकबर का जन्म दोस्तों 1542 ईस्वी में हुआ था। 1542 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसके पिता का नाम हुमायूं था। अकबर ने दोस्तों अपने शासन काल में दोस्तों काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे दोस्तों, और कुछ कुछ बुरे काम भी किए थे। अकबर दोस्तों एक प्रसिद्ध शासक हुआ। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध आपका अकबर के शासनकाल में ही दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1576 ईस्वी में यह घटना घटी थी। हल्दी घाटी का युद्ध, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अकबर के बारे में इतना कुछ आपने जाना। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, किस धर्म के लोग बैसाखी त्योहार मनाते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें सिख धर्म के लोग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिख धर्म के लोग दोस्तों बैसाखी पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 7 में आपको पूछा गया है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? अभी नहीं है दोस्तों, वर्तमान समय में 370 को हटा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किस राज्य में लागू था। तो दोस्तों आपको बता दें जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू था। ठीक है दोस्तों, जिसमें काफी कुछ उसको आरक्षण प्राप्त था दोस्तों, वहाँ पे मनमानी चलती थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों आपको बता दें गोदावरी नदी दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली नदी है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आपका, किस नदी पर भाखरा नंगल परियोजना स्थित है? दोस्तों यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भाखरा नंगल परियोजना दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। आपको प्रश्न घुमा के ऐसे भी पूछा जाता है, सतलज नदी पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? तो भाखरा नंगल बांध दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 आपको पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा गया है दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तात्पर्य है प्रश्न का कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह काफी इजी प्रश्न है। आशा है कि
आशा है दोस्तों कि आपको यह आंसर पता ही होगा। दोस्तों यदि आपको यह आंसर पता है तो कमेंट के लिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट में देना है कि शिक्षक दिवस के अलावा दोस्तों बाल दिवस कब मनाया जाए। दोस्तों आप याद रखेंगे इसे कि बाल दिवस दोस्तों हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर तो मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि वो बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे, उनका लगाव था बच्चों से। लेकिन कब दोस्तों बाल दिवस कब मनाते हैं हम लोग, उसका जवाब बाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, उसका जवाब कमेंट जरूर कीजिएगा। शिक्षक दिवस आपको पता हो गया, बाल दिवस आप जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या 11 है, जिसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। तो यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है दोस्तों, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है दोस्तों शहतूत की पत्ती, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राजगोपालाचारी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा गया है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मरंग पांडुरंगा। आत्मरंग पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 15वां प्रश्न नंबर में देख सकते हैं आप, कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती है। कौन सी हवाएं मानसून हवाएं होती है। तो दोस्तों वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं कहलाती है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 में चल सकते हैं आप लोग, कौन सी फिल्म गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। दोस्तों गांधी जी की फिल्म में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो बेन किंग्सले इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यह भी प्रश्न हाल के एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। बेन किंग्सले इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जिसने दोस्तों गांधी जी की भूमिका निभाई है। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 में आप देख सकते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों शेरशाह सूरी जो सूरी वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, उसी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा जा रहा है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। तो कवि प्रदीप ने दोस्तों इसको लिखा था। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा जा रहा है, किसके कारण वायु का दबाव होता है। किसके कारण दोस्तों वायु का दबाव होता है। तो घनत्व के कारण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 में आप देख सकते हैं, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। दोस्तों साइंस से प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं और आशा करते हैं कि आगे भी पूछे जाएंगे, तो इससे प्रश्न को दोस्तों आप जरूर से अपने नोटबुक में उतार लेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। वायुमंडलीय दाब को दोस्तों बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 21 में देख सकते हैं दोस्तों, रूस के साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों रूस का साइबेरिया नामक स्थान अत्यधिक ठंडा पड़ने के कारण प्रसिद्ध है। सबसे अधिक ठंडा दोस्तों रूस के साइबेरिया क्षेत्र में ही पड़ता है, तो यह दुनिया भर में प्रसिद्धि का एक कारण है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा जा रहा है, कब खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी कब जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर से प्रारंभ होता है खरीफ का फसल काटना, और दोस्तों दिसंबर तक लगभग इसका कार्य चलता है इसके कटान का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका भंडारण होता है, फिर आगे का प्रोसेस होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 23 आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ कोयना बांध स्थित है। तो दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य में कोयना बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है, जो कि आपका सेकंड लास्ट नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 24 आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, किसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें, पानीपत का प्रथम युद्ध सबसे पहले हुआ कब था। आपको बता दें दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम और मुगल वंश का संस्थापक दोस्तों बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई थी और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी कब हुई थी दोस्तों, 1526 ईस्वी में हुई थी। जिसके बाद दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश के संस्थापक कौन हुए दोस्तों, बाबर। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों। प्रश्न संख्या 25 आज का अंतिम नंबर प्रश्न है, जिसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 25 को देखने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल पर पहले आके सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आई तो इसे भी लाइक जरूर कीजिए, और सारा कुछ PDF पाने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जिससे जुड़ के आप सारा कुछ PDF पास। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक या पिता ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, जिसने दोस्तों देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने प्रश्नों को देखा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह के अगले वीडियो के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।